रंग तरंग में आज एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने शब्दों से जादू जगाते हैं, जिनकी किताबों में प्यार की खुशबू झलकती है और वो युवाओं के चहेते लेखक हैं। हमारे साथ आज रंग तरंग में रूबरू हो रहे हैं जाने माने लेखक, कवि और एक प्रकृति प्रेमी गीत चतुर्वेदी जी। गीत चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। बहुत शुक्रिया आपका। गीत जी, आपका जन्म मुंबई में हुआ, परवरिश मुंबई में हुई और आप फिर जा पहुंचे भोपाल। जरा इस सफर के बारे में बताइए, क्योंकि एक लंबा सफर है ये। हाँ, बिल्कुल एक लंबा सफर है, लेकिन भोपाल पहुंचने से पहले बीच में कई सारे और पड़ाव भी थे। मैं मुंबई में पैदा हुआ, परवरिश वहां हुई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। नौकरी के सिलसिले में 23 साल की उम्र में मैंने इंदौर आकर एक अखबार ज्वाइन किया और उस अखबार में मेरा लगातार इस शहर से उस शहर में तबादला होता रहा। मैं उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके आसपास कई जगहों पर रहा और तबादले के बाद मेरा भोपाल आना हुआ। और फिर तब से मैं, क्योंकि उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह लेखन में लग गया, और तब से भोपाल में मैं रुका हुआ हूँ, भोपाल में ठहरा हुआ हूँ। जी। मैं ये मानता हूँ कि भोपाल भी मेरा एक पड़ाव है, आगे पता नहीं यात्रा और कहाँ तक जाएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प है, मुंबई से तमाम पड़ावों से होते हुए आप भोपाल तक पहुंचे। भोपाल ने आपको कैसे रोक लिया, या आपके भीतर की यायावरी को उसने कैसे कहीं ना कहीं थाम लिया? मेरे ख्याल से ना, पानी पानी को पहचानता है। मुंबई जो है वो पानी का शहर है, समंदर है वहां पर। जब मैंने होश संभाले तो हमेशा समंदर को अपने एक दोस्त की तरह, एक एक साथी की तरह पाया। और जब मैं भोपाल आया तो भोपाल झीलों का शहर है, यहाँ भी बहुत सारा पानी है। तो मुंबई के पानी को भोपाल के पानी ने शायद पहचान लिया, और मेरे भीतर जो पानी बह रहा होगा, मेरी आत्मा के भीतर जो जल विचर रहा होगा, वो सारा जल, वो सारा पानी आपस में मित्रता कर बैठा। इसलिए मुंबई में रुक गया। मैंने तो एक कविता में लिखा भी है जी। कि मैंने अपनी सारी यात्राएं जो है वो उल्टे चल करके की हैं। लोग जैसे, समंदर के शहर में मैं पैदा हुआ और नदियों और तालाब के शहर में आकर रहने लगा। तो एक तरह से ये भी एक मेरे जीवन का एक बिंब ही है कि जैसे सब चलते हैं, उससे थोड़ा अलग, उससे थोड़ा उल्टा चलने की चीज, चलने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रकृति ने ही मेरे अंदर भर दी हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी कविताओं में, आपकी कहानियों में, आपके निबंधों में प्रकृति से ये प्रेम है, वो बार बार छलक कर बाहर आता है। फिर वो चाहे आपकी कहानियां ही कह लीजिए, बिल्लियां हो, या कारवी के फूल सरीखा एक निबंध हो, इतनी ज़्यादा बारीकी से जो आपने प्रकृति से प्रेम किया है, वो सफ़र प्रकृति के साथ, ये मित्रता का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं तो मुंबई में पैदा हुआ, तो एक महानगरीय परिवेश था। मैंने तो बहुत समय तक ठीक से हरियाली, ठीक से पेड़ पौधे भी नहीं देखे थे। लेकिन जब जीवन को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, जब मैं होश संभाल के समंदर के किनारे गया, नदियों के किनारे गया, मुंबई के आसपास के जो आदिवासी इलाके हैं, मुंबई से बिल्कुल सटे हुए आदिवासी इलाके हैं, तलासरी, मोखाड़ा, जव्हारवाड़ा, उन इलाकों में जाकर के हमने बहुत सारा काम किया। और उस काम के दौरान प्रकृति के साथ एक रिश्ता जुड़ता चला गया। एक चीज जो बिल्कुल शुरुआत में समझ में आ गई कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। और ये पांचों महाभूत मिलकर के प्रकृति की रचना करते हैं। प्रकृति ने हमें बनाया है, हम प्रकृति को पलट करके क्या दे सकते हैं? जी। एक रचनाकार अपनी रचनाएं और रचनाओं के द्वारा एक अर्घ्य दे सकता है। 11 किताबें आपकी अब तक आ चुकी हैं, बेस्ट सेलर आप राइटर बन चुके हैं, और खूब प्यार मिला है आपको पाठकों का, और हिंदी साहित्य के आप प्रखर हस्ताक्षरों में से एक बन गए हैं। लेकिन अभी क्या कुछ ऐसा है, एक टीस जिसे कह लें, जो एक कलाकार, एक लेखक के मन में सदैव होती है, क्या ऐसा कुछ है जो अभी बाकी है? मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई बहुत बड़ा रचना संसार बनाने की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। बस ये होता है कि मैं चार सुंदर पंक्तियां लिख लूं, और ये एक मेरी इच्छा है, एक स्वप्न है कि जब मैं मरूं तो वो चार सुंदर पंक्तियां मुझे कंधा दे, मेरी यात्रा, आखिरी यात्रा को कंधा दे।
तो आप माने कि वो जो असंतोष है या जो वो मेरी तलाश है, उन्हीं 4 सुंदर पंक्तियों तक पहुंच जाने की तलाश। आपने सुंदर पंक्तियों की बात कही और पंक्तियां नहीं होती, आपकी कविताओं से जैसे मोती झरते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे सुनने वाले, देखने वालों के लिए एक सुंदर कविता इस पड़ाव पर होनी चाहिए। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। वाह, बहुत सुंदर। आपकी जो छोटी छोटी पंक्तियां होती हैं, जिन्हें कोट्स कहते हैं, वो बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है युवा वर्ग में। और एक जगह आपने लिखा है कि उसने पूछा तुम्हें प्यार करना आता है, उसने कहा नहीं मैं पुरुष हूँ। तो यहाँ जो आपने पुरुष को प्रेम से अलग करके देखा है, उसकी क्या वजह है? ये भी एक किस्म का व्यंग्य, और ये कविता की पंक्ति नहीं है, ये मेरे उपन्यास का हिस्सा है। और मेरा ये उपन्यास सिम सिम अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है जी। ये कल ही मुझे इसकी प्रति मिली है और मैं बहुत खुश हूं इसे पाकर। और जो पंक्ति अभी आपने बताई वो इसी किताब का हिस्सा है, और उसमें नायक कल्पना में गया हुआ है, और वो जानता है, वो मानता है ऐसा कि प्यार करना वो एक ऐसी एनर्जी का काम है जो कहीं न कहीं हमारे भीतर की जो फेमिनिस्ट ऊर्जा है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो कई बार हमने, हमारे पूरे समाज ने, हमारे पूरे इतिहास में पौरुष को जैसे परिभाषित किया है, और खुद पुरुषों ने भी जैसे परिभाषित किया है, वो बड़े बलशाली होना चाहते हैं, वो अत्याचारी होना चाहते हैं, वो दमन के पक्ष में खड़े या दमनकारी हो जाते हैं। ऐसी एक उनका रूप, ऐसी एक भूमिका पूरे इतिहास में कई बार बनी भी होती है। नायक उसी पर एक व्यंग्य करना चाहता है कि नहीं मैं पुरुष हूं, मुझे प्यार करना नहीं आता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। और बिल्लियों का भी जिक्र, जानवरों का जिक्र आपकी कविताओं में, कहानियों में खूब आता है। आपकी घर पर एक कविता है जिसमें आप छिपकली, मकड़ी के जालों, चींटियों की बात करते हैं। तो क्या हम माने कि जो आपका दिल है वो रहता शहर में है लेकिन घूमता कहीं जंगलों में है? बिल्कुल, या कह सकते हैं बिल्कुल। मैंने एक कविता में लिखी है कि मेरी आत्मा अगर मेरे भीतर नहीं होती तो शायद वो सुदूर जंगल में कहीं अकेले गिरता हुआ झरना होती। मैं इतना वनों के भीतर, जंगलों के भीतर या प्रकृति के भीतर इस तरह से रहना चाहता हूं कि लगे कि मैं आत्मा से उन्हीं के साथ रह रहा हूं, दिल से उन्हीं के साथ रह रहा हूं। और रहना तो एक आभास होता है ना, क्योंकि हम रहते इस कमरे में है भौतिक रूप से, लेकिन इस कमरे में रहते हुए भी हकीकतन कहीं और रह रहे होते हैं। तो रहना हमेशा एक आभास है। मैं एक आभास के भीतर रहना चाहता हूँ। जी। गीत जी, आपके निबंध जो होते हैं वो भी जीवन के अनुभवों से, जीवन की सुंदरता से भरे होते हैं। और आपने कहीं जिक्र किया था कि बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो आपकी प्रिय किताबों में से एक है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके प्रिय लेखकों में से एक है। तो ये सुंदर निबंधों का जो एक चलन है, एक परंपरा है, वो कहीं ना कहीं आज खत्म हो रही है, खासकर फेसबुक लेखन के ज़माने में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बुक को सबसे बड़ी चुनौती तो इन वर्षों में फेसबुक ने ही दी है। अगर हम अच्छी बुक नहीं लिखेंगे तो फेसबुक हमारे पूरे उस पर कब्जा कर लेगा। अच्छी किताबें तक जाने के लिए एक अच्छा गद्य या एक अच्छा पद्य जरूरी है। और ललित निबंधों की ये परंपरा हिंदी में बहुत समादृत, बहुत पुरानी है। मैंने कहा ना कि मैं जिन लेखकों को बहुत पसंद करता हूँ, जिन चीजों को बहुत पसंद करता हूँ, जैसे प्रकृति, प्रेम या मेरे ये प्रिय लेखक, उन्हें अपनी तरफ से कोई न कोई रचनात्मक अर्घ्य देना चाहता हूँ, रचनात्मक भेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि एक लेखक को उसकी रचनात्मकताएं ही उर्रेन करती हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूरे लेखन के प्रति जो मेरी श्रद्धा है, उस पर मैं इन
कच्चे पक्के, टूटे फूटे ललित निबंध हैं, छोटा मोटा जो गद्य है, इनके माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धा के फूल अपनी तरफ चढ़ाते रहने की कोशिश करता हूँ। जो आधुनिक हिंदी है और जिस तरफ हिंदी बढ़ रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हिंदी बहुत अच्छी तरह से एक प्रसारित हो रही है, हिंदी का विकास नए तरीके से हो रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ और अपने जीवन में इसका पालन भी करने की कोशिश करता हूँ कि हिंदी को लेकर हमें रूढ़ नहीं होना है। हिंदी को लेकर हमें लगातार विकासशील, लगातार प्रयत्नशील और लगातार पॉजिटिव, सकारात्मक सोच बनाए रखना है। हिंदी का अर्थ कई बार हिंदी से प्रेम का अर्थ कई बार ये ले लिया जाता है कि इसे लगता है दूसरी तमाम भाषाओं से नफरत होगी। मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि हम हिंदी से प्रेम करें, हिंदी के विकास में सतत भागीदारी करें, साथ ही साथ दूसरी भाषाओं से भी प्यार करें, क्योंकि एक साथ भाषाएं कभी अपने एकांत में विकसित नहीं होती हैं। भाषाएं एक दूसरे के समावेश से, एक दूसरे के सहयोग से विकसित होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गीत चतुर्वेदी जी, हमसे ये छोटी सी लेकिन बहुत सुंदर मुलाकात करने के लिए, हिंदी पर, साहित्य पर और लिखने पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। वो रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। परोपकार की व्याख्या करता, परोपकार का सुख बताता रहीम जी का ये दोहा कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि जो सुख बांटने में है वो सुख और कहीं नहीं है। और यही सुख मिलता है हमें जब हम रंग तरंग में बांटते हैं आपके साथ कला, साहित्य और संस्कृति की कहानियां। और आगे भी इस सुख को आपके साथ बांटते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।